हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर मीटर के बारे में, राइट। तो देखिए, क्वालिटी फैक्टर मीटर ना अभी तक आपके एसएससी जेईई या आरआरबी जेईई ये सब में नहीं पूछा गया है, पर ये आपके ईएससी और गेट में बहुत बार पूछा गया है। तो ईएससी प्रीलिम्स में तो आपको कई बार इसके क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जेईई में भी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कि क्वालिटी फैक्टर मीटर है क्या, राइट, और शॉर्ट में इसको अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो देखो, क्वालिटी फैक्टर मीटर, अब ये जो क्वालिटी फैक्टर ये चीज आपको कहीं पे सुना लग रहा है क्या? आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब पढ़े होंगे उसमें एसी फंडामेंटल्स में, तो आप रेजोनेंस के बारे में पढ़े होंगे। रेजोनेंस में सीरीज आरएलसी सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट, ये दोनों चीजें आप अच्छे से डिस्कस किए होंगे, और उसमें आप पढ़े होंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में, राइट। तो ये मीटर क्या करता है, उसी क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि आप सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में ये टर्म के बारे में जरूर पढ़े होंगे, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो वैसे ही ये जो क्वालिटी फैक्टर मीटर है ये वर्क करता है सीरीज रेजोनेंस में, राइट। तो पहला पॉइंट यहां पे लिखूंगा मैं, देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। तो सीरीज आरएलसी सर्किट जो हमारा हुआ करता था, वो जब रेजोनेंस में पहुंचेगा तब हम क्वालिटी फैक्टर मीटर को यूज कर पाएंगे, राइट। तो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर मीटर में सीरीज आरएलसी सर्किट रहता है और वो हमारा रेजोनेंस में वर्क करता है, करेक्ट। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, राइट। सेकेंड पॉइंट, यहां पे सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, it is also known as voltage magnifier circuit, voltage magnifier circuit, ठीक है। तो ये वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट भी कहलाता है। क्यों वोल्टेज मैग्नीफायर, क्यों? देखो, जब जो भी आपका सोर्स वोल्टेज है, जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड किए हो, उस वोल्टेज को ये एम्पलीफाई कर देगा, मतलब कि उसका वैल्यू जो है उसको ये बढ़ा देता है क्वालिटी फैक्टर मीटर, राइट। तो क्वालिटी फैक्टर मीटर पहली बात तो ये कि आपका क्वालिटी फैक्टर तो मेजर करता ही है, और भी कुछ चीजें मेजर कर लेता है, उसको हम आगे समझेंगे। पर ये आपका वोल्टेज को भी बढ़ा देता है, जितना आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उसको ये बढ़ाकर आपको वापस देगा, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट। और कब वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट कहलाएगा ये? इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, मतलब कि आरएलसी सर्किट जो है वो हमारा सीरीज में जब कनेक्टेड रहेगा तब ये किस तरीके से वर्क करेगा, वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट की तरह। अगर मान लो ये पैरेलल आरएलसी के सर्किट के केस में यूज करूं, मैं पैरेलल आरएलसी सर्किट के केस में अगर मैं यूज करूंगा तो ये करंट मैग्नीफायर सर्किट कहलाएगा, राइट। पर हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस, क्योंकि हम सीरीज रेजोनेंस के टर्म्स में देखेंगे, वही आपके सिलेबस में ज्यादातर पूछा गया है, राइट। तो ये आपका सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या कहलाएगा, वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट कहलाएगा। तो सीरीज रेजोनेंस की बात हुई है, तो क्यों ना मैं एक सर्किट बना दूं आपके लिए, राइट। तो यहां पे मैं आपका सर्किट बनाने वाला हूं। यह आपका सोर्स वोल्टेज हो गया, RLC, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज, सोर्स करंट, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ना, इस कैपेसिटर के आउटपुट में, कैपेसिटर के अक्रॉस मैं एक वोल्टेज मेजर करूंगा, इसको मैं बोल देता हूं VC, मतलब कि कैपेसिटर वोल्टेज बोल सकते हो या फिर आउटपुट वोल्टेज, कुछ भी बोलो, राइट। तो ये क्या है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट, ये क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज,
या फिर हमारा आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ही हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे या क्या लेंगे, कैपेसिटर वोल्टेज लेंगे। और ये जो कैपेसिटर होगा ये आपका वेरिएबल होगा, मतलब कि क्या, आर और एल जो है रेसिस्टर और इंडक्टर वो तो फिक्स रहेगा, पर कैपेसिटर की वैल्यू को मैं बढ़ा घटा सकता हूं, राइट। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर यहां पे यूज करता हूं मैं। अब देखो आपको मैं सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट को आपका रिकॉल करवाता हूं। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता था, एट रेजोनेंस यहां पे लिखता हूं, एट रेजोनेंस आपको याद होगा वैसे, एट रेजोनेंस हमने क्या सीखा था कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब कि क्या, कि आपका जो इंपीडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल आ गया, जेड इज इक्वल टू आर के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज हमको पता था और ये चीज पता है, राइट। तो यहां पे हमको दो चीजें याद होनी चाहिए रेजोनेंस के केस में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जेड इज इक्वल टू आर। क्यों, यहां पे एक्सएल और एक्सी सेम हो गया इसलिए। अब इंपीडेंस मिनिमम होता है सीरीज रेजोनेंस के केस में, ठीक है, और करंट आपका मैक्सिमम होता है। तो करंट यहां पे क्या होने वाला है, करंट देखो V बाय आर होगा, एट रेजोनेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये भी चीज आपको याद है ना। रेजोनेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, Z इज इक्वल टू आर, इंपीडेंस मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, राइट, सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। अब आप देखो अगर मैं इस इक्वेशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी में मल्टीप्लाई कर दूं I को, मतलब कि इधर करंट को मल्टीप्लाई करूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं करंट को, तो इक्वेशन 1 में दोनों साइड अगर मैं करंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, आई एक्सएल इज इक्वल टू आई एक्सी, है कि नहीं, राइट। अब एक और चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा मैं, क्वालिटी फैक्टर आपको याद होगा, क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, Q से डिनोट करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं एक्सएल बाय आर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, ओमेगा एल बाय आर। ये आपका था क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, राइट, ये आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था। इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अलग होता है, राइट। तो सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल बाय आर या फिर ओमेगा एल बाय आर था क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब आप देखो यहां पे आई एक्सएल क्या है, करंट जो कैपेसिटर, इससे कैपेसिटर से पास हो रहा है, राइट, और एक्सएल, सॉरी ये आपका कर देता हूं मैं, हाँ, आई एक्सी करंट जो कैपेसिटर से पास हो रहा है, एक्सी क्या है, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आई एक्सी किसके इक्वल हो गया, आई एक्सी हमारा हो गया वीसी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया, हाँ, तो ये क्या हो गया वीसी, मतलब कि कैपेसिटिव वोल्टेज, मतलब कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था वो अब किसके इक्वल होने वाला है, देखो वो हमारा इक्वल होने वाला है आई किसके इक्वल है, V बाय आर के इक्वल है। देखो एक्सएल किसके इक्वल है भाई, ओमेगा एल के इक्वल है। अब आप देखो ये चीज किसके जैसे दिख रहा है, ये क्या हमारा Q के इक्वल नहीं है, राइट। तो ये जो आपका VC जो आया वो किसके इक्वल आ गया, VC इज इक्वल टू QV। इसका मतलब कि क्या, कि आउटपुट वोल्टेज या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, क्वालिटी फैक्टर इनटू सप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब कि क्या, कि अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाते जाऊंगा तो आउटपुट वोल्टेज भी मेरा बढ़ते जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना, VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दिस इंप्लाइज अगर मैं Q को इंक्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली VC भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहा हूं और Q को बस बढ़ा रहा हूं तो हमारा ऑब्वियसली आउटपुट वोल्टेज या कैपेसिटर वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है कि नहीं। तो Q का यहां से भी आप फॉर्मूला देख सकते हो, Q किसके इक्वल हो गया, Q हो गया आपका VC बाय V के, है ना, ये चीज। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर आपका क्वालिटी फैक्टर मीटर वर्क करेगा, और इसी कारण मैंने क्या बोला आपको कि इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट। क्यों, क्योंकि यहां पे ये आपका ये जो सर्किट है ये आइडियल केस है ना, ये मैं यहां पे लिख देता हूं आइडियल केस,
आइडियल केस क्यों भाई? क्योंकि यहां पे मैं सोर्स का रेसिस्टेंस नहीं कंसीडर किया हूं, है ना। सोर्स का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा, सोर्स रेसिस्टेंस, तो उसको बिना कंसीडर किए मैं ये देख लिया कि जो आपका क्वालिटी फैक्टर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ट्रू क्वालिटी फैक्टर, है ना। ट्रू क्वालिटी फैक्टर ये किसके इक्वल आया? ओमेगा एल बाय आर के इक्वल आया। और आपका आइडियल केस में किसके तरह वर्क किया? वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट के तरह वर्क किया। और जो क्वालिटी फैक्टर मीटर है वो कैसे वर्क कर रहा है? हमारा प्रिंसिपल किस पे वर्क कर रहा है? प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है। और सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे पूरा रिकॉल करवा दिया है। अब आप देखो कि ये जो क्वालिटी फैक्टर मीटर है, ये सिर्फ क्वालिटी फैक्टर नहीं निकालता, ये और भी चीजें हमारा निकाल सकता है। जैसे कि क्या? देखो क्वालिटी फैक्टर यहां पर लिखता हूं, इट मेजर्स, क्या क्या चीज ये मेजर करने वाला है? इट मेजर्स, पहली बात क्वालिटी फैक्टर तो मेजर करेगा ही किसी भी सर्किट का, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, ठीक है। सर्किट का क्वालिटी फैक्टर तो मेजर करेगा ही। सेकेंड चीज क्या मेजर करता है? ये किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस भी मेजर करता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? सेल्फ कैपेसिटेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है। थर्ड चीज और क्या मेजर कर सकता है? ये आपको मेजर कर सकता है अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर कर सकता है। ठीक है, किसी एक अननोन कैपेसिटेंस की, कोई अगर आप अननोन कैपेसिटेंस यहां पे कनेक्ट कर दोगे तो उसकी भी वैल्यू आपको ये बता के देगा कि उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अननोन कैपेसिटेंस मेजर कर सकता है। फोर्थ चीज मेजर कर सकता है ये अननोन, नहीं इसको मैं लिखता हूं रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो कॉइल का ये इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस भी मेजर कर लेता है, राइट। तो ये मैं बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि क्वालिटी फैक्टर मीटर है क्या। क्वालिटी फैक्टर मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के केस में काम करता है ये। और सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये है सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट कहते हैं। अगर ये चीज हमारा पैरेलल सर्किट में होता, या फिर मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, पैरेलल रेजोनेंस के केस में क्या बोलते हैं इसको? करंट मैग्नीफायर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, पर वो हमारे अभी टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, और अब क्या क्या ये चीज ये मेजर कर लेता है? ये मेजर कर लेता है क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, सेल्फ कैपेसिटेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। सेल्फ कैपेसिटेंस मतलब खुद का कैपेसिटेंस मेजर कर लेता है कॉइल का, है ना। कॉइल का खुद का मेजर कर लेगा ये। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल सर्किट जो बनाऊंगा उसमें आपको मैं ये मेजर करके दिखाऊंगा कि हमको मेन उसके फॉर्मूला से ही मतलब रखना है, राइट। तो मैं आपको वो डिराइव करके दिखाऊंगा। थर्ड, अननोन कैपेसिटेंस। कोई अननोन कैपेसिटर आप कनेक्ट करोगे सर्किट में तो उसकी भी वैल्यू ये क्वालिटी फैक्टर मीटर बता देगा। फोर्थ, रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, उसकी भी वैल्यू आपको ये बता देगा, किसी भी रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस की, कॉइल की रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, ये आइडियल केस था, अब मैं प्रैक्टिकल केस की बात करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मैं प्रैक्टिकल केस आपका ड्रॉ करता हूं क्वालिटी फैक्टर मीटर का, और एक एक चीज आपको मैं निकाल के दिखाता हूं कि कैसे ये क्वालिटी फैक्टर मीटर आपका मेजर करेगा, क्यू क्वालिटी फैक्टर कैसे मेजर करेगा, और आपका अननोन कैपेसिटेंस कैसे मेजर करेगा, और आपका सेल्फ और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कैसे मेजर करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल केस की सर्किट बना रहा हूं यहाँ पे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक ऑक्सीलेटर ले रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ऑक्सीलेटर सर्किट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीलेटर क्या होता है? तो ऑक्सीलेटर सर्किट आपका सोर्स वोल्टेज या फिर सोर्स फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपका सोर्स ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये क्या कर रहा है? आपका एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा सर्किट को। ठीक है, तो ऑक्सीलेटर सर्किट क्या है? सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने वाला है। अब आप देखिए, इसको मैं कनेक्ट करूंगा, ये आपका इस सोर्स का मैं एक रेसिस्टेंस ले रहा हूं RSH।
ठीक है, तो RSH क्या है? सोर्स रेसिस्टेंस। अब आप देखो ये आपको फिर से RLC सर्किट बना दे रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो ये कैपेसिटर क्या होगा? वेरिएबल कैपेसिटर होगा। ये इंडक्टर R, और ये आपका क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे आपका नोड्स कनेक्ट कर रहा हूं ताकि यहां पे आपको कोई चीज कनेक्ट करनी होगी सर्किट की वैल्यू, तो आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दो पॉइंट्स दे रहा हूं यहां पे मैं कोई भी कॉइल कनेक्ट करने के लिए। अब यहां पे भी दो पॉइंट्स दे रहा हूं मैं आपको कोई अननोन कैपेसिटेंस या कुछ भी कनेक्ट करने के लिए सर्किट में। तो T3 T4 हो गया। ठीक है, टर्मिनल्स है खाली खाली, और ये आपका क्या आ गया? आउटपुट वोल्टेज या कैपेसिटर वोल्टेज, जो अभी हमने आपको निकाल कर दिखाया। राइट, तो ये आपका सर्किट क्या हो गया? प्रैक्टिकल सर्किट हो गया क्वालिटी फैक्टर मीटर का। प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सोर्स रेजिस्टेंस आ गया है। आपको अभी याद होगा कि आपका ट्रू क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल था? XL/R। ठीक है, XL/R जो कि इक्वल है ओमेगा L/R, इसके इक्वल है आपका, है ना। अब आप देखो कि क्वालिटी फैक्टर मीटर जो है वो मेजर्ड क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेगा, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर क्या होगी। देखो इसमें अगर मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, इट मेजर्स क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो कैसे क्वालिटी फैक्टर को निकाल रहा है, ये मेजर्ड वैल्यू कैसे निकाल रहा है इस सर्किट में। मेजर्ड वैल्यू कैसे आएगी? QM इज इक्वल टू XL/R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है भाई? RSH भी है, R भी है। इसका मतलब कि क्या? ये हो गया आपका ओमेगा L अपॉन RSH प्लस R। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सर्किट, है ना। क्योंकि ये क्या कब था? आइडियल केस में, जब आपका कोई भी सोर्स रेजिस्टेंस नहीं था। पर अब आपका सोर्स रेजिस्टेंस है, तो उसको मैं ले रहा हूं RSH प्लस R। तो ये आपका हो गया मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, है कि नहीं? राइट, अब आप देखो अगर मैं यहां पे R को कॉमन ले लूं तो ये RSH अपॉन R। ठीक है, तो अब देखो ये किसके इक्वल आ रहा है? ओमेगा L/R। क्या दिख रहा है भाई मुझे? ये दिख रहा है ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर के इक्वल, है ना। तो यहां पे आप क्या आ गया आपके पास कि मेजर्ड वैल्यू जो आ रहा है क्वालिटी फैक्टर का, वो किसके इक्वल आ रहा है? ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर अपॉन 1 प्लस RSH, जो कि क्या है? सोर्स रेसिस्टेंस अपॉन कॉइल का रेसिस्टेंस के इक्वल। राइट, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर यहां पे आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं को ट्रू वैल्यू के टर्म्स में लिखना हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं? ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट 1 प्लस RSH बाय R इंटू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो यहां से मैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का रिलेशनशिप निकाल लिया। करेक्ट, तो यहां पे मुझे समझ में आ गया कि आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट कैसे मेजर करता है ये क्वालिटी फैक्टर मीटर, है ना। तो यहां पे ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर हो गया और ये ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर हो गया। ये कब की बात थी? ये तब की बात थी जब सोर्स रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। आइडियल केस में ट्रू वैल्यू निकल रहा था जो कि इक्वल था ओमेगा L/R के, है ना। और ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर है जो कि किसके इक्वल है? जब हमारा प्रैक्टिकल केस होगा, जब सोर्स रेजिस्टेंस होगा। ऑक्सीलेटर क्या है? सोर्स है आपका, है ना, जो आपका सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, तो यहां से मेरे को मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर मीटर मिल गया। तो यहां पे मेरे को समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब आप देखो कि अगर मुझे अननोन कैपेसिटेंस मेजर करना हो, किसी कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करनी होगी, तो मैं कैसे मेजर करूंगा? विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। राइट, तो यहां पे आप देखो, इसको मैं हटाता हूं। तो ये आपका क्या था? फर्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। राइट, तो आप यहां पे सब हेडिंग डाल सकते हो, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट, जो कि यहां पे आप इस पॉइंट को लिखोगे। सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है? मेजरमेंट ऑफ
अननोन कैपेसिटेंस, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ अननोन कैपेसिटेंस हम कैसे मेजर करेंगे? किसी भी अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कैपेसिटर को लेकर इस टर्मिनल T3 और T4 के बीच में कनेक्ट करना होगा। सपोज करो टेस्ट कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस ले रहा हूं मैं, कैपेसिटर ले रहा हूं CT, ठीक है, ये देखो CT। इस CT की वैल्यू मुझे नहीं पता है, CT की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या किया, इस क्वालिटी फैक्टर मीटर के सर्किट में जो टर्मिनल T3 और T4 था उसके बीच में जाके CT को कनेक्ट कर दिया हूं, है कि नहीं, राइट। अब सर्किट कुछ इस प्रकार है हमारा। तो अब हमारा मोटिव क्या है कि क्वालिटी फैक्टर मीटर को यूज करके हमको इस अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू को पता करना है, जो कि क्या है, CT के इक्वल है। तो CT की वैल्यू निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे? पहले मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल कैपेसिटर C को वेरी करूंगा, मतलब कि इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, और इसको इस पूरे सर्किट को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में पहुंचाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही मेरे को कोई अननोन कैपेसिटर को मेजर करना है, तो मैं क्या किया, उस अननोन कैपेसिटर को टर्मिनल T3 और T4 के बीच में कनेक्ट कर दिया। अब सब कुछ फिक्स्ड है, RLCT। वेरी क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको वेरी कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालने की कोशिश कर रहा हूं इस कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा घटा के, है ना। तो सपोज करो एट, यहां पे लिखता हूं मैं, एट C इज इक्वल टू C1, एट C इज इक्वल टू C1 हम रेजोनेंस पे पहुंच गए किसी वैल्यू पे, कैपेसिटर की वैल्यू पे, जो कि किसके इक्वल है, C1 के इक्वल है। उस वैल्यू पे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लिए। एट C इज इक्वल टू C1 द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज F1 is ठीक है। तो F1 किसके इक्वल होगा, आपको पता है F1 के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है भाई, 1/2 अंडर रूट LC के इक्वल होता है ना। तो 1/2 अंडर रूट LC, LC इक्वलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अब आप देखो L तो एक ही है, तो L तो एज इट इज रहेगा। इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितना है इस केस में, अब आप बताओ इक्वलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ये दोनों सर्किट कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर ऐड होता है। तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट LC C1 प्लस CT, है कि नहीं, ये राइट। तो यहां पे आ गया हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, कब, जब हमारा कैपेसिटर का वैल्यू को मैं फिक्स किया हूं C1 पे और पैरेलल में टेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F1, राइट, फर्स्ट केस। अब आप देखो इसको मैं रख देता हूं इक्वेशन 1 के इक्वल, ये आपका हो गया इक्वेशन 1 के इक्वल। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेस्ट कैपेसिटेंस का काम यहीं तक था, तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूं। अब सर्किट से मैं टेस्ट कैपेसिटेंस को हटा दिया, है कि नहीं। तो अब सर्किट हमारा पुराने तरीके से फिर से हो गया, RLC बस बचे हैं। अब मुझे फिर से कोशिश करना है इस सर्किट को रेजोनेंस में पहुंचाने के लिए। तो कैसे रेजोनेंस में पहुंचाऊंगा, फिर से भाई इस कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा और देखूंगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट रेजोनेंस पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो सपोज करो एट C इज इक्वल टू C2, किसी वैल्यू C2 पर आपका ये वाला सर्किट, जब टेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड नहीं है, देखो मैं हटा चुका हूं उसको टर्मिनल से, तो जब टेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड नहीं है उस केस पे आपका ये सर्किट रेजोनेंस पे पहुंच गया, और उस रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी क्या थी, F2 थी। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F2 इज, अब क्या किसके इक्वल होगा भाई, F2 है 1/2 अंडर रूट LC2, क्योंकि CT क्यों नहीं है भाई, क्योंकि CT तो है ही नहीं ना सर्किट में।
तो इसलिए LC2 इक्विवेलेंट कितना है, सिर्फ इस कैपेसिटर की वैल्यू के इक्वल आया, और उस कैपेसिटर की वैल्यू एट रेजोनेंस कितनी है, C2 के इक्वल है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, है कि नहीं ये। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। तो अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब क्या आएगा मेरे पास, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो, रेजोनेंस में पहुंचा रहा हूं सर्किट को। सर्किट जब रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, सोर्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। मतलब रेजोनेंस में कब पहुंचता है सर्किट, जब आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी और आपका ये सर्किट का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है कि नहीं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ये सर्किट का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तब आपका सर्किट रेजोनेंस में पहुंचता है। तो इस केस में F1 और F2 किसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूंगा ये समझकर कि F1 और F2 इक्वल है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं क्या, कि जो टेस्ट कैपेसिटेंस आ रहा है, ये जो C2 आ रहा है, ये किसके इक्वल है, C1 प्लस CT के इक्वल है। तो यहां से मुझे क्या मिला, CT इज इक्वल टू C2 माइनस C1, राइट। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, जो कि है हमारा टेस्ट कैपेसिटेंस, है ना। तो ये आपका वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस यहां पे आ गया। क्लियर हुआ पिक्चर कि कैसे हम, पहले मैं आपको दिखाया कि क्वालिटी फैक्टर मीटर से हम क्वालिटी फैक्टर कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो उसमें हमने सीखा ट्रू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर और मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर का रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात किया कि अननोन कैपेसिटेंस CT की वैल्यू को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई, पहले मैं उनके CT को T3 और T4 टर्मिनल्स में कनेक्ट कर दूंगा। अब फिर उस सर्किट के लिए मैं कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करके रेजोनेंस में पहुंचाऊंगा। रेजोनेंस में पहुंचाने के लिए सपोज करो फ्रीक्वेंसी F1 हुई और कैपेसिटर की वैल्यू C1 हुई, तो F1 किसके इक्वल हुआ, 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CT। फिर मैं टेस्ट कैपेसिटेंस को हटा दूंगा और फिर से इस कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करके मैं फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है ना। तो यहां पे क्या है, F2 पे फिर से सर्किट रेजोनेंस में पहुंच गया और उस पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, C इज इक्वल टू C2 के इक्वल थी। तो वो कितने किसके इक्वल आया, F2 इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व किया तो मैं देखा कि टेस्ट कैपेसिटेंस किसके इक्वल था, कुछ नहीं बल्कि C2 और C1 के इक्वल था। पहली फ्रीक्वेंसी F1 पे कैपेसिटर की जो वैल्यू थी और F2 पे कैपेसिटर की जो वैल्यू थी। इसका आप बेस्ट चीज क्या करेंगे पता है, आप इसका ESE में आए हुए, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस में आए हुए प्रीलिम्स के क्वेश्चन को अगर आप उठा कर देखेंगे तो सिर्फ इसी फॉर्मूला से ये आराम से बन जाएंगे और ये फॉर्मूला से भी बन जाएंगे, ठीक है। तो कभी इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। और ये फॉर्मूला कुछ याद करने लायक तो है नहीं, है ना, ये तो आपका सिंपल सा क्या है, रेजोनेंस सर्किट का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला से आपके आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर अगर आपके SSC JEE में कुछ क्वेश्चन आया तो वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना होगा आपको। सिर्फ जो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी पार्ट बताया और जो ये फॉर्मूला लिखवा रहा हूं उसको पूछा जा सकता है, राइट। तो ये था आपका अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने का तरीका। अब अगर मुझे मेजर करना होगा क्या, सेल्फ और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल, है ना। सेल्फ और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉइल मतलब कि किसी कॉइल का कैपेसिटेंस को मेजर करना है। कॉइल क्या होता है भाई, हमारा कॉइल आपका होता है, ये आपका हो गया LC, ठीक है। तो ये आपका LC कॉइल, सॉरी L क्या लिख दिया मैं यहाँ पे, RL, ये आपका क्या है, कॉइल है। अब इस कॉइल का अगर कुछ कैपेसिटेंस होगा, सपोज करो CD, सेल्फ कैपेसिटेंस, इसी को मैं बोल रहा हूं CD, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस या सेल्फ कैपेसिटेंस। इस कॉइल के कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए मैं कैसे क्वालिटी फैक्टर को यूज करूंगा वो देखेंगे अब। तो क्या सपोज करो ये आपका कॉइल हो गया, है ना। अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो अगेन किसके अक्रॉस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा CD, ये आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे जैसे कि पहले हुआ वैसे यहां पे आ जाएगा। तो अब क्या होगा आपका सर्किट, राइट। तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होने वाला है।
ये आपका कॉइल है, ठीक है। इसी कॉइल का सेल्फ मतलब कॉइल के खुद का कैपेसिटेंस का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे कोई और अलग से कैपेसिटेंस नहीं मिला, मुझे एक पूरा का पूरा कॉइल दिया गया है, ये कॉइल है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस आ गया है। तो मैं कैसे निकालूंगा वो देखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कैसे मैं कॉइल का कैपेसिटेंस को निकाल रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये आपको लिख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी कॉइल विथ सेल्फ कैपेसिटेंस। विथ सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से वही कहानी कि बाकी सब फिक्स्ड है, किसी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इस कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा घटा सकते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, हम कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे और सर्किट को रेजोनेंस में पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वालिटी फैक्टर मीटर है वो किस में वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस पे। तो पूरा मुद्दा यहीं पे है कि सर्किट को रेजोनेंस में पहुंचाना है, राइट। तो सर्किट को रेजोनेंस में पहुंचाते हैं, सी की वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये कम करते हैं। अब सपोज करो बढ़ा घटा के मैं एट सी इज इक्वल टू C1, एट C इज इक्वल टू C1 द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F1 इज, F1 की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां पे देखो 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CD, है कि नहीं, ये ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज करो कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 है। अब आपको यह भी पता होगा कि मल्टीपल ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर आल्सो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। मतलब कि क्या, अगर आपका 50 हर्ट्ज आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो हो सकता है कि 100 हर्ट्ज या 150 हर्ट्ज भी आपका सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो। इसका मतलब कि कोई फ्रीक्वेंसी अगर F2 है फ्रीक्वेंसी जो इक्वल है NF1 के, मतलब N क्या है, इंटीग्रल मल्टीप्लर, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा केस है F2 जो कि क्या है, F1 जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसी का मल्टीपल है, कुछ नया फ्रीक्वेंसी नहीं है भाई, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो सकता है इस सर्किट के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ पिक्चर, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मैंने यहां पे कॉइल लिया, कॉइल का सेल्फ कैपेसिटेंस यहां पे आ गया और इस सेल्फ कैपेसिटेंस के बाद इस पूरे सर्किट का जब मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाला तो किसके इक्वल आया, F1 के इक्वल आया। और F1 क्या था, 1/2 पाई अंडर रूट L C1 प्लस CD था, है कि नहीं। और उस केस में कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, C1 थी, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर F1 आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट का, तो हो सकता है कि n टाइम्स ऑफ F1 भी आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो, राइट। तो n टाइम्स F1 भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। उस केस में अगर F2 लिया मैं एक और फ्रीक्वेंसी जो n टाइम्स F1 है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में एंड जब ये F2 तक पहुंचा रहा हूं मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, उस केस में C किसके इक्वल है, एंड C इज इक्वल टू C2 ले लेता हूं। मतलब कि अब फिर से मैं कैपेसिटर को बढ़ाया घटाया और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा जो किसके इक्वल थी, F2 के इक्वल थी, और वो F2 किसके इक्वल था, n टाइम्स ऑफ F1 था। इसका मतलब कि क्या, ये F2 भी किसके इक्वल है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल है इस सर्किट के, है ना। तो यहां पे एंड C इज इक्वल टू C2, देन F2 किसके इक्वल हो गया, 1/2 पाई अंडर रूट LC2 प्लस CD, ठीक है कि नहीं। ये तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, NF1 इज इक्वल टू 1/2 पाई LC2 प्लस CD है। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो अब मैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करूं तो मुझे क्या मिलेगा पता है, इस
सेल्फ कैपेसिटेंस या डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो कि किसके इक्वल होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ईएससी में फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आपके आराम से इसी से बन जाएंगे। तो C1 n स्क्वायर C2 n स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है। देखो कैसे किया मैं इसको, यहां पे मैं F1 ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देता हूं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो क्या मिल गया मेरे को, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो मेरे को क्या मिल गया, n इज इक्वल टू, देखो चेक करो, सी अंडर रूट C2 प्लस CD और यहां पे आ गया C1 प्लस CD, ठीक है। अब इसको पूरे को स्क्वायर कर देता हूं तो n स्क्वायर C2 प्लस CD और ये क्या हो गया C1 प्लस CD, है कि नहीं। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा n स्क्वायर C1 प्लस n स्क्वायर CD इज इक्वल टू C2 प्लस CD, है कि नहीं। और कुछ गलती किया कि यहां पे मैं NF1 और ये हो गया आपको इक्वेशन 2, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पे, ये आपका 2 होगा, ये आपका 1 होगा, है ना, 2 और ये 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 है ना, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया 2 और ये 1, है ना। तो अब देखो n स्क्वायर C2 और यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको इधर लेके गया तो n स्क्वायर माइनस 1 CD इज इक्वल टू C1 माइनस n स्क्वायर C2। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये आ गया आपके पास CD इज इक्वल टू C1 माइनस n स्क्वायर C2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, किसी कॉइल का भी सेल्फ कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब आप पूछेंगे सर तीनों पॉइंट तो समझ में आए, पर इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या भाई, जब हर जगह देखो यहाँ पे L दिया हुआ है, L दिया हुआ है ना, और पिछले भी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें भी क्या था, L था। तो इसका मतलब अगर आपको कैपेसिटर की वैल्यू पता चल जा रही है कहीं से भी, तो आप इंडक्टर की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी तो पता ही रहेगा ना, आपको फ्रीक्वेंसी तो पता ही रहेगा। तो इसलिए आप L निकाल लोगे, है ना, इंडक्टर की वैल्यू निकाल लोगे, और अगर इंडक्टर की वैल्यू निकाल लिए तो रेसिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, जरूर। कैसे, QT इज इक्वल टू ओमेगा L बाय R से। तो मतलब ये क्वालिटी फैक्टर का यूज करके आप रेसिस्टर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और जब आपको क्वालिटी फैक्टर पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो कि सप्लाई वोल्टेज आपका कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ या मैग्नीफाई हुआ कैपेसिटर के आउटपुट वोल्टेज पे, है ना, ये चीज भी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था क्वालिटी फैक्टर मीटर का, जो कि आपके ESC मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत बार पूछा गया, कई बार आप देखोगे ना तो ये क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को टच किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आप में से ESC की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आराम से बन जाए, है ना। और SSC JEE में भी एक ना एक बार तो ये शायद हो सकता है आगे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले, फॉर्मूला बेस्ड एकदम इजी, इससे बाहर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर मीटर के बारे में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस और मैग्नीफायर सर्किट की तरह काम, मैग्नीफायर वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट की तरह काम करता है ये। नेक्स्ट ये इतनी सारी चीजों को मेजर करता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।